नेहा के जाने के बाद मैंने घड़ी देखी तो अभी इतना ज्यादा समय नहीं हुआ था। मतलब मेरे पास अभी कॉलेज जाने की गुंजाइश थी। मैं मेट्रो स्टेशन पर खड़े होकर अपनी मेट्रो का इंतजार करने लगा। अभी कुछ देर पहले जो मेरे साथ हुआ उससे मेरा मन बहुत दुखी हो चुका था। मन में यही ख्याल आ रहे थे कि भला कोई ऐसे भी करता है, पहले खुद ही उतावले होकर मिलने बुलाओ और फिर यूं अचानक उठकर चले जाओ। मैं खुद से सवाल जवाब करने लगा। आकाश, वो तेरी कौन है? तुझे उसकी किसी भी बात से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? गई तो गई, छोड़। इतने में मेरे प्लेटफॉर्म पर आती मेट्रो के हॉर्न से मेरा ध्यान टूटा और मैं अंदर जाने के लिए सजग खड़ा हो गया। मेट्रो का डब्बा खचाखच भरा हुआ था, पर फिर भी मैंने खुद को किसी तरह उस भीड़ में समा लिया। उस दिन पूरा समय मेरे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रही। क्या हुआ? आज कुछ बुझा बुझा सा है? कॉलेज भी देर से पहुंचा था। धीरेन्द्र कॉलेज की कैंटीन में चाय का कप मेरी तरफ सरकाता हुआ बोला। नहीं, कुछ खास नहीं, यूं ही। मैंने नजरें चाय की तरफ रखते हुए ही जवाब दिया। अंकल की तबीयत तो ठीक है? धीरेन्द्र मेरी मायूसी की वजह टटोलने की कोशिश में बोला। हाँ, क्यों? मैंने नजर उसकी तरफ उठाकर कहा। तो केला चीने हुए बंदर की तरह मुंह लटका कर क्यों बैठा है? धीरेन्द्र ने हंसते हुए कहा। मेरे मन में आया कि धीरेन्द्र से अपने दिल की बात कह दूं, मगर हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बताने लायक कुछ था भी तो नहीं। शाम को एड एजेंसी में बैठे हुए मेरा मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रह रहकर सुबह का वाकया याद आ रहा था। दिल ने कई बार यह भी चाहा कि नेहा को फोन करके पूछूं कि ये क्या तरीका था। तुम्हें क्या मैं कोई फिजूल आदमी लगता हूँ? अपने कॉलेज की जरूरी क्लासेस की कुर्बानी देकर मैं तुमसे मिलने पहुंचा और तुम यूं मुंह उठाकर बीच मुलाकात में ही चली गई। मगर अपनी तरफ से फोन मिलाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, सो मैंने इरादा बदल लिया। पर मेरे दिल को उसके फोन का बेसब्री से इंतजार था और मेरा मन भी पूरे जोर भरकर ये गवाही दे रहा था कि मुझसे माफी मांगने या अपनी सफाई देने के लिए वो फोन तो जरूर करेगी। फिर मैंने अपना ध्यान दोबारा अपने काम में लगा लिया। अपने रोजाना के समय पर मैं एड एजेंसी से निकला। उस समय मेरा मोबाइल मेरे हाथ में ही था, क्योंकि मेरा यकीन था कि अभी बस 1-2 मिनट में उसका फोन आता ही होगा। मैं पैदल चलते हुए घर पहुंच गया, मगर कोई फोन नहीं आया। तब तक मेरा सुबह का गुस्सा अच्छी तरह मेरे दिमाग में रम चुका था। अगले 2 दिन तक भी कोई फोन नहीं आया। फिर तीसरे दिन जब मैं एड एजेंसी में बैठा था तभी माँ का फोन आया। फोन उठाने से पहले मैंने एजेंसी मालिक की तरफ देखा तो वो अपनी सीट पर मौजूद नहीं था। वो अक्सर अपनी सिगरेट के कश लगाने ऑफिस के बाहर जाकर खड़ा हो जाया करता था, तो उस समय भी शायद वो यही करने अपनी सीट छोड़कर गया हुआ था। याद है ना, कल चेतना की नंद की शादी है, तो एजेंसी मालिक से कल की छुट्टी के लिए कहकर आना, माँ ने फोन पर कहा। हाँ हाँ, याद है। पर माँ, मेरा शादी में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मैंने थोड़ी सहमी हुई आवाज में कहा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी माँ यह बात सुनकर मुझ पर चीखने लगेगी। देख आकाश, फालतू की बात ना कर और चुपचाप छुट्टी का बोल कर आ जाना, उन्होंने अपने रौब जमाने वाले लहजे में कहा। उनके इस अंदाज के सामने मैं कुछ न कह सका। कुछ देर बाद जब एजेंसी मालिक अपनी सीट पर लौटा तो मैं उठकर एजेंसी मालिक के पास गया और उससे छुट्टी की बात की। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी भौवें तन गई और वो बोला। आकाश बाबू, मुझे आप एक बात बताएंगे कि एजेंसी मैंने तुम लोगों के सैर सपाटे के लिए खोल रखी है या 4 पैसे कमाने के लिए? यूं किसी ना किसी लड़के को रोज छुट्टी बांटता रहा तो कर ली कमाई। सर, अब बेकार ही ये बातें कर रहे हैं। मैं पूरे 3 महीने बाद कोई छुट्टी ले रहा हूँ। अब बताओ, आप दे रहे हो या नहीं? मेरा इस तरीके का रवैया देखकर एजेंसी मालिक हैरान रह गया। क्या बात है, आज तो दिमाग कहीं और ही लगता है तुम्हारा। लगता है नौकरी प्यारी नहीं रही। वो होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान रखता हुआ बोला। नौकरी तो प्यारी है, मगर इज्जत उससे भी ज्यादा प्यारी। मैं पूरे रौब में निडर होकर बोला। अच्छा, ऐसी बात है? तो आकाश बाबू, आप एक काम कीजिए, अपनी इज्जत को सीने से लगाइए और जरा बाहर का रास्ता देख लीजिए। एजेंसी मालिक के इतना कहते ही मैं दंदनाता हुआ एजेंसी से बाहर आ गया। गुस्से में मेरा दिमाग कुछ भी सोच समझ नहीं पाया। मैं एजेंसी से लगभग 100 मीटर दूर सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के नीचे जाकर खड़ा हो गया।
मुझे वहां खड़े होकर एहसास हुआ कि अभी मैं ये क्या कर कर आया था। एजेंसी की नौकरी में पिछले 3 साल से बड़े आराम से कर रहा था। ऐसा नहीं था कि एजेंसी मालिक ने इससे पहले कभी कुछ कहा नहीं था। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि मैंने एजेंसी मालिक से ऐसी बहस की और नौकरी छोड़कर आ गया। सड़क पर खड़े होकर मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं अपनी कॉलेज की फीस कैसे भरूंगा। अब माँ मुझसे पूछेगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। आकाश, ये तू क्या कर बैठा? किस चीज का इतना गुस्सा था कि तूने एजेंसी मालिक से बहस कर डाली और अपना ही नुकसान कर लिया? उसकी तो आदत है, पहले 2-4 बात सुनाता है, फिर छुट्टी दे देता है। फिर क्यों जुबान लड़ाई तूने उससे? मेरे मन का एक हिस्सा मुझसे इन सब सवालों के जवाब पूछ रहा था, मगर मन का दूसरा खामोश हिस्सा, जो चुप था, वो सब जानता था कि मुझसे उस दिन ये सब क्यों हो गया था। हाँ, साफ तौर पर इस सब की वजह नेहा ही थी। मैं ये नहीं कह सकता था कि उसने सीधे तरीके से मेरी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी की थी। हाँ, मगर मेरे मन के इस तरह अशांत और निराश होने की वजह उसका वो रूखा व्यवहार ही तो था, जिसके चलते वो मुझे बिना कुछ बताए चली गई थी। बताना तो दूर की बात, उसने तो अपनी हरकत पर कोई शर्मिंदगी भी महसूस नहीं की। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे अंदर छुपे असली आकाश, जो कठोर शब्दों में कह दूं तो एक गरीब लड़के को भाप चुकी हो। ये पहली बार था जब मुझे अपने आप में गरीब होने का इतना एहसास हो रहा था। और अक्सर जैसा दुनिया में होता है कि गरीब की ना कोई इज्जत होती है और ना कोई मान, तो मेरा जिंदगी की परेशानियों से ग्रसित मन पहले से ही मुझे समझाने पर आतुर था कि उसे मैं अपनी गरीबी की वजह से पसंद नहीं आया। पर तभी मन के दूसरे कोने से आवाज आई, आकाश, उसे क्या पता कि तू अमीर है या गरीब? उसने तेरी जेबें थोड़ी ना तलाशी है। अभी तो ना तू उसे ठीक से जानता है और ना वो तुझे। तो ये तर्क पूरी तरह सही नहीं है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पैंट की जेब में मेरा फोन बज रहा था। मैंने धीमे हाथों से फोन जेब से बाहर निकाला। स्क्रीन पर लिखा आ रहा था, नेहा कॉलिंग। मैं पल भर स्तब्ध सा खड़ा होकर सोचता रहा कि फोन उठाऊं या नहीं। फिर मन में आया कि उठाकर सुनूं तो सही, हो सकता है कोई मुनासिब वजह ही निकल आए। सो मैंने फोन उठाया और बड़े धीमे और निराश स्वर में कहा, हेलो। क्या बात है, फोन उठाने में कुछ देर कर दी? 9:30 तो बज चुके हैं। एजेंसी से तुम निकल ही गए होंगे। हाँ। इसके आगे मैं कुछ न बोला और अगले 2 मिनट तक फोन पर खामोशी बनी रही। आकाश, तुम सुन रहे हो? हम्म। अच्छा, नाराज हो? वो थोड़ी मुस्कुराहट के साथ बोली। इस बात को सुनते ही मैं सजग हो गया और मैंने अपनी आवाज की मायूसी को पूरी तरह दबाते हुए कहा, नहीं तो, नाराज होने की मेरे पास तो कोई वजह नहीं। ऐसा कहकर बस मैं ही चाहता था कि उसको इस बात का एहसास तक भी ना हो कि मुझे उसकी वजह से कोई फर्क पड़ा है। शायद ऐसा करके मैं खुद को कमजोर दिखाने से बच रहा था। दरअसल मेरा मानना था कि लोगों की तरफ से आप जब तक बेपरवाह रहेंगे तब तक वे आप पर अपनी कोई हुकूमत नहीं चला सकते। माने, आप तब तक किसी की बात के गुलाम नहीं बनोगे। तो आज तुम्हारी आवाज में वो चुस्ती क्यों नहीं है? थोड़ा थक गया हूं। उस दिन के लिए माफी चाहते हैं। हमें यूं उठकर नहीं आना चाहिए था। उसने आवाज धीमी की और बड़ी मासूमियत से बोली, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा। अच्छा। उसने आवाज गहरी करते हुए फोन अपने मुंह के और पास कर लिया, जिससे मुझे उसकी आती जाती सांसें साफ सुनाई देने लगी। फिर झटके से सांस छोड़कर वो बोली, "हम्म, पर हमें पड़ा था। दरअसल हमारा तुम्हारे पास से उठकर आने का बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा था। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो यूं बीच मुलाकात उठकर चली गई?" मुझसे रहा न गया और अपने मन को रोके रखने के बावजूद ये सवाल मेरी जुबान से फिसल ही गया। क्योंकि हमारी जान का वो दुश्मन अजय हमें लेने हमारे घर के नीचे पहुंच रहा था, और अगर हम उसे वहां ना मिलते तो बेवजह ही तमाशा कर देता। उसकी आवाज से मैं कल्पना कर पा रहा था कि उसने ये बात गुस्से में दांत भींचते हुए कही थी। यह वजह जानकर मेरा गुस्सा एक पल में पलटी मारकर उस अजय पर चला गया और नेहा मुझे एक बार फिर मासूम और भोली सी लगने लगी। तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने पूरे आवेश में कहा। हमसे हो नहीं पा रहा तो हम तुमसे कह रहे हैं
कि तुम छुड़वा दो हमारा पीछा। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। उसकी आवाज में उसकी मजबूरी के साथ साथ अजय के लिए उसकी खींच भी साफ झलक रही थी। अगर ये बात है तो फिर मैं जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, तुम्हें करना होगा। हम तैयार हैं। अच्छी बात है। एक बात कहें, हमने इस बात के बाद तुम्हें 2 दिन तक फोन नहीं किया। तो तुमने भी नहीं किया? उसने नाराजगी जताते हुए कहा। मैं तो तुम्हें पहले से ही फोन नहीं मिलाता। ना जाने तुम कब कहाँ हो। रहने दो। इस वक्त तो हम अपने रूम पर ही होते हैं, और वो भी अकेले। तुम जानते तो हो। हाँ मगर, मैं भी बोल ही रहा था कि उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। मगर वगर कुछ नहीं। हम सब जान रहे हैं कि तुम हमसे नाराज थे। सच बोलना, प्लीज। उसके इस प्लीज को सुनकर मेरा मन हुआ कि मैं उसके इस शब्द को पूरा मान दूं। सो मैंने सच कह दिया। तुम ठीक सोच रही हो। तो गुस्सा जताया क्यों नहीं? उसने शब्दों पर थोड़ा जोर डालते हुए कहा। मैं हल्का सा हंसा कि शक से जताता। कौन हूं मैं तुम्हारा? मेरी इस बात पर वो थोड़ा झिझक गई। मेरा मतलब है, कुछ नहीं, जाने दो। अरे बोलो, बात तो पूरी करो। मैं तो यही कहूंगी कि शुरुआत में कोई किसी का कुछ नहीं होता। सब समय के साथ बन जाते हैं। अब ये बात तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम क्या बनना चाहते हो। उसकी इस बात से मेरे दिल को एक अजीब सी खुशी हुई। अंदर ही अंदर गुदगुदी सी फैल गई। साफ बोलो ना, जो भी कहना है। नहीं, तुम बहुत समझदार हो, तो खुद समझ लो। अच्छा ये सब छोड़ो और ये बताओ कि घर पहुंच गए? उसने बात का रुख बदलते हुए कहा। हाँ, बिल्डिंग के नीचे ही हूँ। चलो फिर हम रखते हैं। मैं ऊपर गया तो दरवाजा माँ ने खोला। मेरे घर में घुसते ही पापा ने मेरा चेहरा देखा और बोले, क्या बात है, खुश सा लग रहा है। लगता है एजेंसी मालिक तनख्वाह बढ़ाने और छुट्टी देने दोनों बातों पर राजी हो गया है। नहीं, मैंने अपनी मुस्कुराहट को मिटाते हुए कहा। पापा की ये बात सुनते ही मुझे खुद पर हैरानी हुई कि कैसे मैं नेहा की बातों में इतना खो गया था कि नौकरी जाने का दुख भी भूल गया। फिर मैंने सोचा कि इन लोगों को भी कुछ बताने का क्या फायदा, बेवजह परेशान होंगे। जैसा कि मैं ये बात भी जानता था कि इस समस्या का समाधान मुझे ही तो ढूंढना था, तो मैंने तय किया कि कल इस बारे में धीरेन्द्र से बात की जाए।